Hello everyone, welcome to Maths Than and I welcome you all to the classes of Political Science. आज के हमारे इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं yet another important unit of your exam, that is national movement. अब national movement में what your syllabus has specifically mentioned, हम उस पर अच्छे से फोकस करेंगे and these are the topics that are mentioned in the syllabus which includes consequences of First War of Independence, formation and working of Indian National Congress, Gandhiji's role in independence movement, contribution of revolutionaries in the freedom movement. So basically इस लेक्चर में हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इज 1857 से लेकर के 1947 एंड फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वाला उस पूरे टाइम फ्रेम को पढ़ने वाले हैं. इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है वो हमारा मेन फोकस है इस यूनिट का, स्पेसिफिकली गांधी जीज रोल. ठीक है, और इन्होंने जितने भी मूवमेंट्स लेकर के आए हैं, जैसे कि आपने सुना भी होगा या पढ़ा होगा कहीं ना कहीं अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना. तो बहुत सारे इवेंट्स थे जिन्होंने बैक टू बैक द थिंग्स दैट हैव टेकन प्लेस बैक टू बैक. तो वो सारी चीजें हम बेसिकली इंडिया का एक पूरा फ्रीडम स्ट्रगल जहां से शुरुआत हुई थी, जब पहली बार इंडियंस ने या फिर आप कह सकते हैं इंडियन सोल्जर्स ने, इंडियन लीडर्स ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाई थी. ठीक है, और तब से लेकर के अप अंटिल क्विट इंडिया मूवमेंट एंड गांधीज रोल आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं. तो आई होप आपको इस यूनिट का एक जनरल इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है कि हमें इस यूनिट में पढ़ना क्या क्या है और कौन सा टाइम फ्रेम है जो हम कवर करने वाले हैं. बेसिकली हमारे फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट्स पर हमारा फोकस होगा विथ स्पेसिफिक मेंशन टू द गांधीज मेथोडोलॉजी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर अडू लेट अस क्विकली मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक, जो कि है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अच्छा, 1857 में ना ये एक पहली बार था जब इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाई थी, आप कह लो हथियार उठाए थे, इसीलिए इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है. हालांकि कुछ क्रिटिक्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि इस वॉर को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप नहीं कह सकते, क्योंकि इंडियंस को आजादी नहीं चाहिए थी ब्रिटिशर से, पर जो वो एट्रोसिटीज कर रहे थे, जो वो डिस्क्रिमिनेशंस कर रहे थे, उसके अगेंस्ट लोगों में और जनता में इतना ज्यादा गुस्सा भड़क चुका था कि वो फिर कहीं ना कहीं एक आप उसे म्यूटिनी कह सकते हो जब लोग विरोध करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार के अगेंस्ट. बट नॉनदलेस, क्योंकि ये सबसे पहली बार था जब लीडर्स और सोल्जर्स ने मिलकर के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाई थी. अब देखो, हम सबको पता है कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में इंडिया में आए थे. उन्होंने एज ट्रेडर्स वो इंडिया आए, ट्रेड करना चाहा, बट धीरे धीरे क्या किया, इंडिया को बेसिकली इंडिया क्योंकि एक पॉलिटिकली वीक कंट्री थी तो उसको एक कॉलोनी बनाने की शुरुआत होने लगी. पर 1857 तक भी ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज्यादा कंट्रोल था इंडियन अफेयर्स के ऊपर. पर 1857 के बाद ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था ना, ये डायरेक्टली चला गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर. ठीक है, तो इंडिया अब आप कह सकते हो पूरी तरह से एक ब्रिटिश कॉलोनी बन गई थी. तो ये क्या है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जरा इसको समझ लेते हैं आप. ठीक है, तो ये जो इंडियन रेबेलियन था 1857 का, इंडिया का ये एक सबसे पहला बड़ा विरोध था, सबसे पहला बड़ा रिवोल्ट था ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट. ठीक है, इसको सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली सिपॉयज कौन होते हैं, जो बेसिकली जो आप कह सकते हो जो सोल्जर्स थे, जो इंडिया तो नहीं बट ब्रिटिश इंडिया के लिए जो वर्कर्स थे, ठीक है, जो सोल्जर्स थे बेसिकली, तो उनके जो दिलों में आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेटरी जो चीज थी और उस चीज का गुस्सा जो था वो कहीं ना कहीं इस म्यूटिनी में निकला, इसलिए इसको सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है. अब जो कॉजेज है, जो वजह थी, ये वॉर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1857 में. जो भारत के लोग थे, जो भारत के कुछ लीडर्स थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाई. ठीक है, पर ये सारी चीजें हुई क्यों? देखो, ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, ठीक है, ये चीज कोई एकदम से नहीं हुई. हालांकि इसका जो ट्रिगरिंग फैक्टर था वो एक था, ठीक है, हम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स ऐसे थे जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो रहे थे. अब सबसे पहला कॉज देखो, यहाँ पर लिखा है पॉलिटिकल कॉज. पॉलिटिकल कॉज में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. अभी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना, ये एक ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी, और ये कहती थी कि कोई भी ऐसा राज्य, ठीक है, जिसका कोई एक
ब्लड रिलेशन में कोई एक हायर नहीं है, मतलब कि कोई व्हाट डू यू कॉल्ड द हायर, HEIR वाला हायर इन हिंदी जिसे कहते हैं ना उत्तराधिकारी। हाँ, तो अगर कोई भी राज्य ऐसा है जिसका कोई मेल उत्तराधिकारी यानी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो फिर वो जो राज्य है वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डेलहाउसी ने। लॉर्ड डेलहाउसी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और फिर इससे क्या हुआ कि जो राज्य थे जो जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जैसे कि झांसी हो गया, ठीक है, तो वो सब क्या था, वो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के अंडर आते जाएंगे। ये एक पॉलिसी थी, तो ये एक सबसे बड़ा कॉज था कहीं ना कहीं कि इतना ज्यादा जो आक्रोश है वो इंडियन लीडर्स के अंदर जो था वो भड़क रहा था। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक इकोनॉमिक अब कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को बहुत हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया था। इंडियन इंडस्ट्रीज, जो इंडियन ऑथेंटिक इंडस्ट्रीज थी, उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया था। फार्मर्स के ऊपर बहुत ज्यादा हेवी टैक्सेस लगा दिए गए थे, है ना। और जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, एज आई टोल्ड यू, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। रॉ मटेरियल इंडिया से बाहर ले जा करके वो ब्रिटेन में यूज होता था, और फिर इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हायर प्राइजेस पर बेचा जाता था। तो ये सारी चीजें जो थी, ये ऑलरेडी एक रिजेंटमेंट इंडियंस के अंदर उस रिजेंटमेंट को जन्म दे रही थी। ठीक है, लोगों के अंदर आक्रोश और गुस्सा बहुत ज्यादा भड़क रहा था। उसके बाद सोशल रिलीजियस इंटरफेरेंस। अब भाई ब्रिटिशर्स ने जो लोगों के जो रिलीजियस कानून है या जो लोगों के रिलीजियस जो तौर तरीके हैं उसमें भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। तो बेसिकली नाउ इंडियंस समवॉट गॉट टू रियलाइज कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ये एज ट्रेडर्स आए थे, है ना, इनको ट्रेड करना था। पर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत कमजोर है। इंडिया में आपस में ही राज्य बटे हुए हैं और कोई एक स्ट्रॉन्ग सरकार नहीं है। तो उस चीज का फायदा उठाया गया। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे जो पॉलिसीज हैं वो लाई गई, और उससे मैक्सिमम एरियाज जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आते गए। और ये जो था बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था, एंड इससे ये एक बहुत बड़ा रीजन बना बेसिकली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। अब जो रीजन था जिसने इस वॉर को ट्रिगर बहुत ज्यादा किया वो था मिलिट्री ग्रीवांसेस। मिलिट्री ग्रीवांसेस यानी ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस इशू। ये आप, आई होप हम सभी ने कहीं ना कहीं अपने हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में इसको पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था। और ये कहा जाता है कि एक र्यूमर था, ठीक है, ये एक अफवाह थी कि ऐसा माना जाता था कि जो ब्रिटिशर्स ने जो रॉयल एनफील्ड जो राइफल थी, इस राइफल का जो कार्ट्रिज होता है जिसे आपको मुंह से छील करके गन में डालना होता है, वो कार्ट्रिज बना था गाय और पिग के फैट से। ठीक है, तो इस चीज ने जब सोल्जर्स को पता चला कि इस राइफल का जो कार्ट्रिज है वो काऊ और पिग के फैट से मिलकर के बना है, तो इस चीज से बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट हो गई थी, बहुत ज्यादा आक्रोश आ गया था जो इंडियन सोल्जर्स थे उनमें। इंडियन सोल्जर्स सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। अब काउ, एज वी ऑल नो दैट इट इज अ सेक्रेड एनिमल, एंड पिग फॉर मुस्लिम्स पिग इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, पिग जो है वो हराम कंसिडर किया जाता है उसका कंजम्पशन, एंड गाय जो है वो हिंदू कम्युनिटी के लिए एक सेक्रेड एनिमल है। तो इसीलिए रिलीजियस एंड इमोशनल सेंटिमेंटल आउटरीच भी लोगों के अंदर आ गया था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, एंड देन लॉन्च हुआ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो लीडर्स थे, कुछ लीडर्स जैसे बहादुर शाह जफर को इस पूरे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का लीडर घोषित किया गया। अनदर लीडर सच एज रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, इन लोगों ने भी काफी बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया है इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो क्लियर हुआ आपको ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुआ। लोगों ने ये पहला ऐसा मूव था इंडियंस का जहां पर उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ पहली बार रिवोल्ट किया था। इसको सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है। शुरुआत हुई थी इसकी मेरठ में, और फिर मेरठ से लेकर के ये धीरे धीरे बहुत काफी हद तक नॉर्थ, पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में ये जो है ये मूवमेंट फैल गया था। लेकिन हुआ क्या, अब लेट मी जस्ट मेक दिस थिंग वेरी क्लियर। जब ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ तो ब्रिटिशर्स गॉट टू नो कि इंडियंस कैन बी यूनाइटेड।
ब्रिटिशर्स को ये आइडिया लग गया था कि अब इंडियंस शायद एक साथ हो सकते हैं, इंडियंस हो सकता है ये आपस में यूनाइट हो जाए। तो फिर इंडियंस यूनाइट ना हो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करी अपना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं जो 1857 का जो ये वॉर था, इससे ब्रिटिशर्स और ज्यादा चौकन्ना हो गए थे। उनको ये चीज रियलाइज हो गई थी कि अब कहीं ना कहीं जो भारतीय हैं वो यूनाइट हो सकते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और ब्रिटिशर्स के इस रूल को थ्रेट हो सकता है। तो इसीलिए अब क्या हुआ, 1857 के रिवोल्ट के बाद ये जो अथॉरिटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियंस अफेयर को मैनेज कर रही थी, अब ये अथॉरिटी चली गई किसके पास, ब्रिटिश क्राउन के पास। अब इंडिया में रूल किसका होने लगा, ब्रिटिशर्स का होने लगा डायरेक्टली, मतलब एक डायरेक्ट रूल होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल अब यहां से खत्म हो गया था। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट योर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, जिसे हम इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 भी बोलते हैं। क्यों हुए थे उसके जो रीजन है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक पॉलिटिकल रीजन रहा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, सोशल रिलीजियस इंटरफेरेंस, मिलिट्री ग्रीवांसेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का एक बहुत बड़ा रीजन बनी। अब उसके बाद अक्सर एग्जाम में मेजर लीडर्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि इस जो सिपॉय म्यूटिनी थी इसके मेजर लीडर्स कौन कौन थे। तो कुछ कुछ इजी जो है वो आपके एग्जाम में आपको एक आंसर टैकल करने में हेल्प करेंगे, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले बहादुर शाह जफर, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था दिल्ली को, एक तरह से पूरे की पूरे इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ही रेफर किया था, बहादुर शाह जफर ने रिप्रेजेंट किया था बेसिकली। देन सेकंड लीडर रानी लक्ष्मीबाई, Rani Lakshmibai, we all know she was from Jhansi. Then we have Nana Sahib. He represented Kanpur in the war. Then Tantia Tope. तांतिया टोपे ने पूरी की पूरी मिलिट्री लीडरशिप का जिम्मा उठाया हुआ था। ठीक है, तो ये मिलिट्री के लीडर थे जिन्होंने जो है सभी सोल्जर्स को यूनाइट करके रखा था। ठीक है, तो आप कुछ लीडर्स को याद रखेंगे, उनका जो रीजन है जहां से उन्होंने इस वॉर को इनिशिएट किया है उसको याद रखेंगे। एंड देन अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है बाय चांस जहां पर एक दो नाम और हैं, तो फिर अगर आपको ये मालूम होगा तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आप अपने आंसर्स को सही से मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, उसके रीजंस क्या थे, इमीडिएट रीजंस क्या थे, आपको समझ में आए हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं और समझते हैं कि परिणाम क्या रहा 1857 के रिवोल्ट का। ठीक है, अब कुछ चीजें जैसे मैंने आपको बता दी। सबसे पहला ये कि 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को इस चीज का अंदाजा हो गया था कि अब भाई भारतीय जो है हम उनको बेवकूफ नहीं बना सकते ज्यादा लंबे टाइम के लिए, और हो सकता है ये लोग आपस में यूनाइट हो जाए, और अगर ये यूनाइट हो गए तो ब्रिटिशर्स के लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, इंग्लैंड में, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म कर दिया 1858 के एक्ट से, और जो इंडिया था वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था। आफ्टर दैट एज आई टोल्ड यू कि भाई ब्रिटिशर्स को ये खतरा महसूस हो गया था कि अब इंडियंस जो है वो कहीं ना कहीं यूनाइट हो सकते हैं, तो उन्होंने फैसला लिया डिवाइड एंड रूल का। ठीक है, उन्होंने फैसला लिया किस चीज का, डिवाइड एंड रूल का। देन उसके बाद आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन। देन ब्रिटिशर्स आल्सो रियलाइज्ड कि भाई जो आर्मी है या जो सोल्जर्स हैं उनको भी हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा कि हमें उनका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सोल्जर्स हैं अगर इन्होंने ही म्यूटिनी कर दी, जैसे कि वो इस बार देख चुके थे 1857 के रिवोल्ट में, दे गॉट टू नो कि जो उनके अपने सोल्जर्स हैं जो उनके लिए सर्व कर रहे थे वही उनके अगेंस्ट हो गए, तो इसलिए उन्होंने आर्मी को भी रीऑर्गेनाइज किया, और इंडियन प्रिंसेस वर गिवन प्रोटेक्शन। अब इंडियन प्रिंसेस को प्रोटेक्शन क्यों मिली, क्योंकि
डिवाइड एंड रूल वाली चीज है ना, यहाँ पर देखो डिवाइड एंड रूल वाली चीज है। तो क्या हुआ कि भाई थोड़ा बहुत लालच दिया किसी राजा को और बोला कि ठीक है आप हमें जो है अपना राज्य में कंट्रोल करने तो डिफेंस वगैरह हम देख लेंगे, आपको सिर्फ बैठकर जो है आपको पैसे दिए जाएंगे, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने रियासतों को सुरक्षा दी ताकि भाई किसी में भी ऐसा रिवोल्ट की फीलिंग दोबारा ना आए। और बहुत बड़ी मात्रा में एक रिग्रेसिव जिसे कहते हैं ना ऑपरेशन किया गया इस रिवोल्ट का, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस कि इट वाज अ वेरी ब्रूटल रिप्रेशन, ठीक है। जिस तरह से इस वॉर को एंड किया गया, तो ब्रिटेन की जो फोर्सेस थी, जो आर्मी थी, वो ऑब्वियसली इंडियन फोर्सेस से पावरफुल थी, है ना। तो इसलिए उन्होंने इस जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इसको जब दबाया तो उसमें भी काफी ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल हुआ एंड देन अल्टीमेटली दिस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस गॉट ओवर। नतीजा उसका क्या निकला, कुछ फायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, अब डायरेक्ट ब्रिटेन क्राउन, ब्रिटिशर का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डायरेक्ट अब रूल करने लगी थी इंडिया पर, और इंडिया अब फाइनली एक ब्रिटिश कॉलोनी बन चुका था। तो ये हुआ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का परिणाम। क्लियर? आई होप द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू नाउ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं वक्त में। जब हमने ये चीज को समझ लिया कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, ठीक है, तो जो नेक्स्ट चीज हमारे सिलेबस से जो हमें पढ़नी है वो है, यहाँ देखो, फॉर्मेशन एंड वर्किंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो चलो चलते हैं फॉर्मेशन की तरफ। कैसे बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस उसको समझते हैं। देखो फ्रॉम स्टार्टिंग, है ना, 1857 से जब ये वॉर हुआ, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि इंडियंस जो थे दे डिडंट हैड एनी नॉलेज, उनको कोई अवेयरनेस ही नहीं थी। लेकिन बस बात ये है कि देयर वॉज अ लैक ऑफ, आई वुड से लैक ऑफ यूनिटी, जहां पर लोग एक साथ आकर के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक्शन ले सके, क्योंकि इंडिया वाज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू सो मेनी स्मॉल किंगडम्स, यू कैन से, बहुत अलग अलग राज्य थे, है ना। एक यूनाइटेड इंडिया की कोई एक सरकार नहीं थी, हर राज्य का अपना एक राजा था, आप ऐसे समझ सकते हो, है ना। तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा कमी थी इंडिया में, और इसी चीज ने आई थिंक सबसे ज्यादा बैकफायर किया था जब ब्रिटिशर्स आए, तो उनको टैकल करने के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग सरकार नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज रही। अब देखते हैं कि कांग्रेस किस तरह से बनी और क्या रोल रहा कांग्रेस का, किस तरह से कांग्रेस ने फ्रीडम स्ट्रगल में जो है वो कंट्रीब्यूट किया है, और जो ग्रुप्स हैं, जो टू एक्सट्रीम जो फैक्शंस बने कांग्रेस में, एक मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, कौन थे वो, क्या था, उस सबको पढ़ते हैं। सो बिगिनिंग विद कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था इन द ईयर 1885। किसने किया था? एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने, ठीक है। आपने इनका नाम आई थिंक इवन इफ नॉट, चलो आज पढ़ लिया है उसको, कि जो कांग्रेस है उसको बेसिकली बनाने वाले या फाउंड करने वाले जो मेंबर थे वो थे एलन ऑक्टावियन ह्यूम। कांग्रेस का सबसे पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, और 72 डेलीगेट्स थे टोटल। कांग्रेस जब बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये देखो आप, बॉम्बे सेशन का जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन था जब कांग्रेस बनाई गई थी। 72 मेंबर्स थे उसमें टोटल, और इनको इस 72 मेंबर्स जो थे और जो इस सेशन हुआ था वो उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इतनी चीज पता चली। कुछ फैक्ट्स है बस जो आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस जो है वो कौन से ईयर में बनी, हु वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इट, कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ, अंडर हुज प्रेसिडेंसी, ठीक है, एंड टोटल देयर वर 72 डेलीगेट्स। अब कांग्रेस के दो फेजेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फेजेस एज इन व्हाट? पहला फेज है मॉडरेट्स का, दूसरा फेज है एक्सट्रीमिस्ट का। अब देखो ये चीज तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लियर थी कि इंडिया में अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, ठीक है, और ये भी सबको समझ में आ रहा था कि ब्रिटिशर्स इंडियंस के साथ फेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें दिख रहा था कि मिलिट्री में भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, ठीक है। जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं, जो इंडियन सोल्जर्स हैं, उनको सैलरी भी कम मिल रही है और रिस्पेक्ट भी कम मिल रही है। तो इंडियंस वर वेरी मच अवेयर कि ब्रिटिशर्स जो है वो अपनी वाइट सुप्रीमेसी को फॉलो कर रहे थे, इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था,
सो दिस वॉज वेरी क्लियर। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी बनाया गया ताकि इंडियंस एटलीस्ट अपने लिए ब्रिटिश सरकार के सामने आवाज उठा सके और अपने अधिकारों की बात कर सके। अब कांग्रेस में भी ये जो लीडर्स हैं, इन लीडर्स में भी दो तरह का बंटवारा भी नहीं कह सकते, फेज आया था, एक दौर था। पहला दौर था मॉडरेट्स का। ठीक है, अब कौन होते हैं मॉडरेट्स? भाई मॉडरेट लीडर्स उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनका तरीका था, देयर मेथड्स, इनके मेथड्स कैसे थे? इनके मेथड्स थे पेटिशंस, रेजोल्यूशन, प्रेयर्स, है ना, हम बोलते थे कि प्रेयर्स, पेटिशंस का इनका मेथड था। यानी कि अपने अधिकार अगर इन्हें मांगने हैं, अपने लिए आवाज उठानी है, तो मॉडरेट लीडर्स क्या करते थे? अक्सर कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल तरीकों का इस्तेमाल करते थे, ना कि रिवोल्ट करना या आवाज उठाना अगेंस्ट में। ऑल्दो जो इनके आवाज उठाने का तरीका था वो लीगल तरीका था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आप रिफॉर्म लेकर आए, पिटिशंस जो है वो याचिकाएं दर्ज कर रहे हैं, ठीक है, रेजोल्यूशन प्रस्ताव पेश कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट, और बहुत ही आप कह सकते हैं आप किसी से जैसे प्यार से कोई चीज मांग रहे हैं, है ना, कह रहे ठीक है मुझे प्लीज ये चीज आप दिलवा दो, प्लीज मुझे मेरे अधिकार दे दो, है ना। तो आप इस तरह से इसको समझो कि ऑल्दो अगर उनके दिलों में गुस्सा भी था, तो इनका जो मेथड था दैट वाज काइंड ऑफ ऑन अ सॉफ्टर साइड। ठीक है, तो इन्होंने पेटिशंस किए, इन्होंने रेजोल्यूशंस लाए कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बेसिकली कांग्रेस बनाने का मेन एम भी क्या था? मेन एम भी यही था कि हम भी किसी न किसी तरह सरकार का एक हिस्सा बन जाए, और फिर हम सरकार का हिस्सा रहते हुए अपने देश के लिए कुछ मांग उठाएं और उन मांगों को पूरा करें, और जो ब्रिटिशर्स की कुछ गलत जो भी पॉलिसीज गलत लगे उनके अगेंस्ट में हम एक्शन ले पाए। तो कांग्रेस का होना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, क्योंकि फिर ब्रिटिशर्स को भी ये लगा कि हाँ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन भी है, इंडिया के भी कुछ लोग हैं जो इंडियंस के लिए आवाज उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब जब हमने बोला है कि हम मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ये दो ग्रुप्स के बारे में समझेंगे, तो एक बार लेट अस क्विकली सी कि कौन से ग्रुप्स थे ये। ठीक है, सबसे पहले हम चलो पहले मॉडरेट्स की हम बात में करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे कांग्रेस की फॉर्मेशन के लिए, क्यों बनाई गई थी कांग्रेस। अब देखो थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेनेशन हमने कर ही दिया है ना, यू हैव गॉट अ रफ आइडिया कि क्यों बनी थी कांग्रेस, बट स्टिल अब देखो पहली चीज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। एज आई टोल्ड यू, इंडियंस ऑलरेडी गॉट दिस रियलाइजेशन कि भारतीयों के साथ कुछ तो गलत हो रहा है ना। ब्रिटिशर्स जो है वो अपने फायदे के लिए इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये वाली फीलिंग्स जो है वो इंडियन डेलीगेट्स में आ चुकी थी। अब पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस मतलब क्या? वेस्टर्न एजुकेशन जो स्प्रेड हो रही थी, उससे इंडियंस को भी पता चला कि हाँ भाई जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसे भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अधिकार होते हैं जो हम शायद ब्रिटिशर्स हमें उस चीज से डिप्राइव कर रहे हैं। तो ये जो वेस्टर्न एजुकेशन का ये जो सिलसिला, जो एनलाइटनमेंट का टाइम जो स्टार्ट हुआ था, अब वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा था थ्रू द डेलीगेट्स, है ना। जो कुछ लोग थे जो बाहर जाकर के जिन्होंने अपनी शिक्षा हासिल करी थी, उन्हें इन चीजों के बारे में पता चल रहा था। तो एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर आई, स्पेशली थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन, कि भाई हम लोग भी अपने अधिकार के बारे में जो है सरकार से कह सकते हैं, अपनी मांग उठा सकते हैं, और राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है ये भी कहीं ना कहीं पनपना शुरू हो गई थी। उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एज आई टोल्ड यू, अब जैसे लीडर्स जैसे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने ब्रिटिशर्स की ये एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज कर दिया था एक तरह से, और उन्होंने दुनिया के सामने या एटलीस्ट भारतीयों के सामने इस चीज को दर्शाया था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियन फार्मर्स का या फिर इंडियन इंडस्ट्रीज का गलत फायदा उठा रहे हैं, इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर जाके वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में बेच रहे हैं, जिससे भारी मात्रा में सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का नुकसान है, और ब्रिटिशर्स अपना सिर्फ और सिर्फ फायदा कर रहे हैं। तो ये इसको ड्रेन थ्योरी जो है ये दादा भाई नौरोजी ने दी है, याद रखिएगा आप लोग। सो दादा भाई नौरोजी गेव द ड्रेन थ्योरी, और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उसके बाद द थर्ड रीजन इज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी। ब्रिटिश रूल यूनिफाइड इंडिया पॉलिटिकली, मेकिंग ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल। अब जो ब्रिटिशर्स का रूल था, उसने क्या किया था कि ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे मैक्सिमम इंडियन टेरिटरी को अपने अंडर कर लिया था। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इंडिया एक साथ हो गया था, एटलीस्ट एक रूल के अंडर आ गया था, तो उससे एक ऑर्गेनाइजेशन का बनाना पॉसिबल हो पाया।
उसके बाद चौथा रीजन आता है रोल ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब यानी कि लॉयर्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट, ठीक है, तो ये लोग कह रहे थे कि इंडियंस की भी गवर्नेंस में हिस्सेदारी होनी चाहिए, इंडियंस को भी एक पार्टिसिपेशन का मौका देना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए भी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है उन्होंने इस चीज पर इंसिस्ट किया कि एक ऐसी सरकार होनी ही चाहिए जहां से इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले अपनी देश की गवर्नेंस में। आफ्टर दैट सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। यस, सो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है? That some historians argue that Hume created Indian National Congress to release growing discontent safely. अब जो ह्यूम थे वो एक इंडियन नागरिक नहीं थे, ठीक है ना, वो खुद भी एक ब्रिटिश लॉयर ही थे, पर ऐसा कहा जाता है कि वो इंडियंस का भला चाहते थे या व्हाटएवर यू कैन से इट नाउ। बट द थिंग इज कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या कहती है कि जो ह्यूम थे जिन्होंने कांग्रेस को बनाया, उन्होंने कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज किया, यानी कि एक आपने देखा है ना, जो कुशन होता है वो प्रेशर को जो है वो कम करता है, तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक कुशन की तरह, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज करा है कि भाई जो इंडियंस में इतना गुस्सा उठ रहा है, कहीं ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक ना हो जाए एक टाइम पर, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस बना दी ताकि इंडिया के लोगों को भी ये चीज की संतुष्टि रहे कि हाँ भाई हमारे लीडर्स, हमारी जो कांग्रेस है वो इंडियंस के लिए मांग जो है वो उठा रही है, मांग कर रही है ब्रिटिशर्स के सामने, और ब्रिटिशर्स भी क्या करें कि जैसे होता है ना कि थोड़ा दाना डाल दिया चिड़िया के सामने कि चलो, या फिर जैसे आप किसी कुत्ते को आप बिस्किट या कुछ ऐसा डाल दो तो वो बिजी रहता है खाने में, है ना, शोर नहीं करता। तो उस तरह से ये भी कहा जाता है कि जो कांग्रेस का फॉर्मेशन है उसको ह्यूम ने एक सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज करा ताकि इंडियन का ये जो बढ़ता हुआ आक्रोश है ये ब्रिटिशर्स के लिए कहीं बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित ना हो। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन which are responsible for the formation of Indian National Congress. Moving on, अब वर्किंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का अर्ली फेज, ये है मॉडरेट्स का टाइम, या फिर कह सकते हैं मॉडरेट लीडर्स का टाइम। अब जब मैंने आपको बताया कि इस फेज को मॉडरेट फेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इनके मेथड्स थे, द मेथड्स दैट दे यूज्ड, ये थे मॉडरेट मेथड। यानी कि देखो, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी, यू आई हैव जस्ट रिटन डाउन द नोट्स ओवर हियर इन दिस स्लाइड, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो चलो एक बार इसको समझ लेते हैं। हाँ, तो मॉडरेट फेज को मॉडरेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम के 1885 से 1905 तक के जो लीडर्स थे उनका जो मेथड था, इन लीडर्स का जो मेथड था वो था याचिकाएं दर्ज करने का, ठीक है, रेजोल्यूशंस डालने का, डेलीगेशंस भेजने का कि भाई आप इंग्लैंड जाओ और इंडिया के हक के लिए बात करो। एंड ब्रिटिशर्स वर नॉट रियली सीरियस अबाउट इंडिया के लोगों की हक और अधिकार देने में। ब्रिटिशर्स को इतना ज्यादा सीरियस नहीं थे इंडियंस के लिए, उनको सिर्फ ये था कि हम अपना फायदा कैसे बनाए, हम खुद के लिए किस तरह से फायदा उठा सके, इंडिया का ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिट किस तरह से कर सके। ब्रिटिशर्स का सिर्फ एक यही मोटिव था। ऑल्दो वी कैन ऑल्सो से कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी कुप्रथाएं भी जो इंडिया में प्रचलित थी उनको भी खत्म करने का काम किया है, लेकिन फिर भी अगर हम एक्सप्लॉयटेशन का रेट देखें तो वो काफी ज्यादा था। खैर, मॉडरेट फेज पर आ जाते हैं। कांग्रेस का जो मॉडरेट फेज है वो 1885 से 1905 तक चला है, और यहाँ पर जो लीडर्स का मेथड था वो था पिटिशंस करना, रिक्वेस्ट करना, रेजोल्यूशंस डालना, इंग्लैंड में डेलीगेशंस अपने लोगों को भेजना ताकि भाई इंडियंस के अधिकारों की सिर्फ और सिर्फ बात की जा सके, है ना। अब वो डिमांड ब्रिटिश की सरकार, ब्रिटेन सरकार फुलफिल कर रही है या नहीं, वो तो एक अलग ही स्टोरी है ना। अब देखो क्या डिमांड्स रखते थे। डिमांड्स थी कि इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्यादा जगह दो, यानी गवर्नेंस में मोर पार्टिसिपेशन। इज इट क्लियर? मोर पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। तो पहली डिमांड तो यही थी मॉडरेट्स की कि भाई इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा आप सीट्स दो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी जहां पर कानून बनाए जाते हैं। उसके बाद इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस। क्या मतलब है इसका? सो सी, सिविल सर्विसेज जो थी उसमें सिर्फ और सिर्फ
इंग्लिश लोग बैठ सकते थे, इंग्लिश लोग एग्जाम दे सकते थे और इंग्लिश लोग ही इस नौकरी का फायदा उठा सकते थे, एंड दीज वर वेरी हाईली पेड जॉब्स। ठीक है, तो इंडियंस की जो डिमांड थी, जो मॉडरेट लीडर्स की जो एक मेन डिमांड थी, वो ये थी कि आप सिविल सर्विसेज को इंडियनाइज करो, आप इंडिया के लोगों को भी मौका दो कि वो भी सिविल सर्विसेज में जो है वो हिस्सा ले सके या इस एग्जाम में बैठ सके। ठीक है, तो ये एक दूसरी डिमांड ये थी। उसके बाद तीसरी डिमांड थी कि आप मिलिट्री एक्सपेंडिचर में खर्चा कम करें और लोगों के वेलफेयर के लिए ज्यादा करें, यानी कि स्कूल्स बनाएं, अस्पताल बनाने का काम करें, बेसिकली डेवलपमेंट का काम ज्यादा करें और मिलिट्री पर खर्चा कम करें। ओके, सो दीज वर सर्टेन डिमांड्स जो मॉडरेट्स ने करी थी। क्लियर? नाउ कांग्रेस एक्टेड एज अ प्रेशर ग्रुप, नॉट एज अ मास मूवमेंट इनिशियली। तो इनिशियली क्योंकि जो कांग्रेस का ग्रुप था ये कुछ एलीट लोगों का ग्रुप था, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कुछ एलीट लोग बैठे क्या थे, मतलब बेसिकली एलीट लोग जो थे, जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो एजुकेटेड इंडियंस थे, केवल और केवल वही कांग्रेस का पार्ट थे। तो इनिशियली कांग्रेस जो थी एक प्रेशर ग्रुप की तरह थी, जो ब्रिटिशर्स पर या ब्रिटेन की सरकार पर इस चीज का प्रेशर बनाती थी कि भाई आप इंडियंस को भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका दो, आप इंडियंस को भी एग्जाम में बैठने का मौका दो, आप मिलिट्री पर खर्चा कम करके इंडियंस के ऊपर, इंडियंस की लाइफ के ऊपर ज्यादा खर्चा करो। तो बेसिकली एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम किया है, ना कि एक मास मूवमेंट की तरह। इंडिया के जो अपने नागरिक थे वो अभी भी फ्रीडम स्ट्रगल से, फ्रीडम मूवमेंट से वंचित थे। ठीक है, वो सब एक साथ नहीं आ पाए थे, और यहीं पर गांधी जी के रोल को हमें पढ़ना है कि उन्होंने किस तरह से इंडिया की पॉलिटिक्स में सभी मासेस को, सभी नागरिकों को, सभी लोगों को यूनाइट किया और फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाई। ठीक है, सो दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मॉडरेट फेज। ठीक है, क्या है मॉडरेट फेज की जो मेथड्स? पेटिशंस, ठीक है, रेजोल्यूशंस एंड सेंडिंग डेलीगेशंस। क्या डिमांड्स थी? मोर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, पार्टिसिपेशन को आप रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं, मोर रिप्रेजेंटेशन एंड रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंसेस। दिस इज एवरीथिंग इन हिंदी। ठीक है ना, क्या मांगे थी उनकी, क्या कार्य प्रणाली रही, ऑल ऑफ दिस आप एक बार यू कैन गो थ्रू दिस। अब मॉडरेट्स का व्यू क्या था, क्या मानना था उनका? वो मानते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में। देखो ये कुछ मेन लीडर्स हैं, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। तो जब मॉडरेट लीडर्स की बात होती है तो इन तीन लीडर्स का नाम सबसे ऊपर आता है। इनकी मान्यता क्या थी? ठीक है, मॉडरेट व्यू को उदारवादी व्यू कहते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी प्लीज रिमेंबर द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एंड लॉयल्टी टू ब्रिटिश रूल। नाउ दिस इज द की पॉइंट। अब ये लोग सिर्फ क्या कर रहे थे? पिटिशंस कर रहे थे, याचिका दर्ज कर रहे थे। इनको बेसिकली क्या था कि भाई हमें क्या करना है, हमें ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रहना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा नॉलेज रखते हैं, उनके पास ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, एवरीथिंग। तो हम ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रहेंगे एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे और अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलवाएंगे। तो मॉडरेट्स ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की थी। ठीक है, दे डिड नॉट डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें आजादी चाहिए। तो जो इनिशियल फेज था 1885 से 1905 तक का, ये फेज में जो मॉडरेट लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिश रूल के लिए लॉयल्टी दिखाई थी। कौन कौन लीडर्स थे जो मॉडरेट्स कहलाते हैं? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। क्या की आइडियाज थे उनके? फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस। इन लीडर्स को लगता था कि ब्रिटिशर्स बाय नेचर अच्छे हैं और वो इंडियंस के लिए अच्छा करेंगे, बस उनको बताना पड़ेगा कि इंडियंस को क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा था ब्रिटिशर्स की जस्टिस पर, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियंस के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, हमें सिर्फ अपनी बात को सही तरीके से रखने की जरूरत है। सो दे विल नॉट डिस्क्रिमिनेट विद अस। उसके बाद इनका जो मानना था वो था कि रिफॉर्म जो है वो धीरे धीरे किए जाते हैं, ग्रेजुअली बदलाव होगा। और इकोनॉमिक क्रिटिक यानी ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दी थी, और ये क्रिटिक थे बेसिकली कि ब्रिटिशर्स का जो इकोनॉमिक सिस्टम है जो फॉलो कर रहे हैं इंडिया में वो सही नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नुकसान कर रहे हैं,
और इंडियंस को इससे फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्रिटिक थे और जो ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसकी आलोचना इन्होंने की थी। ठीक है, नाउ लुक एट द इम्पोर्टेंट वर्क्स, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन। अब कहीं पर अगर आ जाए, ये काफी बार आया भी है एग्जाम में, दैट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिटन बाय, तो आप ये राइटर्स जरूर देखिए कि दादा भाई नरोजी ने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद गोखले रोट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का काम, जो उनका जो मेजर वर्क था वो है पॉलिटिकल अवेयरनेस थ्रू स्पीचेस एंड प्रेस। ठीक है, ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा है एंड दिस वाज हिज बुक। गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी को जो है वो एस्टैब्लिश किया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एस्टैब्लिश करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो कुछ की पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इवन इफ अगर ये मिक्स भी आता है तो आपको अगर ये पॉइंटर्स पता होंगे तो यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड टू आंसर योर क्वेश्चन। अंडरस्टूड? तो मॉडरेट्स का व्यू समझ में आया आपको। कांग्रेस का जो फेज है उसमें पहला फेज है उदारवादी फेज, मॉडरेट व्यू। इनका मानना था कि भाई ब्रिटिशर्स को अपनी बात हमें बतानी पड़ेगी, तो कांग्रेस ने इनिशियली एक मास मूवमेंट की तरह नहीं बल्कि एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम किया है। एलीट लोगों का ग्रुप था, कुछ पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स को बस बार बार जाकर ये कहते थे कि प्लीज आप हमारी इस चीज को सुनिए, आप लोगों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशंस दीजिए। एक प्रेशर बनाने का काम करते थे ब्रिटिशर्स के ऊपर। हालांकि जो लोग थे, जो आम आदमी था उस वक्त इंडिया में, वो अभी भी इस फ्रीडम स्ट्रगल की जो कश्मकश थी इससे वंचित था। ठीक है, तो ये था मॉडरेट व्यू। उसके बाद आते हैं एक्सट्रीमिस्ट व्यू, जिसे हम गरमपंथी बोलते हैं इन हिंदी। एंड इसमें जो मेजर लीडर्स हैं वो है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। इनको बाल पाल लाल ट्रायो भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो लीडरशिप है ये एक्सट्रीमिस्ट विचार रखती थी। एक्सट्रीमिस्ट मतलब कि हमें एजर्टिव नेशनलिज्म को फॉलो करना है, हमें उग्रता से राष्ट्रवाद को फॉलो करना है और खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना है। मतलब कि इन्होंने कहीं ना कहीं स्वदेशी की बात करी, ठीक है, बॉयकॉट की बात करी। और तिलक का एक बहुत फेमस कोट है दैट स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है और मैं इसको, ये मेरे पास होना चाहिए या मैं इसको पाकर रहूंगा। तो एक्सट्रीमिस्ट व्यू कांग्रेस के अंदर ही 1905 में इमर्ज हुई। कब? पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक्त। ठीक है, जब ये प्लान प्रपोजल रखा गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से कि भाई बंगाल जो है वो बहुत बड़ा है और इसको एडमिनिस्ट्रेशन इसकी मुश्किल है, इसको एडमिनिस्टर करना मुश्किल है, तो बंगाल के डिवीजन की बात हुई, जिसमें कि इंडियन लीडर्स को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई थी कि ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि हिंदू एंड मुस्लिम्स को डिवाइड करने के लिए ये चीज की जा रही है। क्योंकि डिवीजन में हिंदू मेजोरिटी एरिया को अलग किया जा रहा था और मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को एक अलग आप कह सकते हैं अलग स्टेट बनाया जा रहा था। तो इंडियंस वर वेरी मच क्लियर और ये बहुत अपोज भी हुआ कि बंगाल का पार्टीशन नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को समझते हुए एक्सट्रीमिस्ट लीडर सामने आए और उन्होंने बोला कि इट्स इनफ, बहुत हो गया, प्रेयर्स, पेटिशंस, आपने बहुत याचिकाएं दर्ज कर दी, कुछ इंडियंस को खास फायदा हो नहीं रहा और अब हमें अपने जो नेशनलिज्म है उसको रिग्रेसिवली फॉलो करना पड़ेगा और उस पर जोर हमें देना पड़ेगा एंड इंडिया को स्वदेशी और सेल्फ आत्मनिर्भर हमें बनाना होगा। तो इनके की आइडियाज और मेथड्स क्या थे कि भाई विदेशी चीजों का बॉयकॉट करो, स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करो, ब्रिटिशर्स को टोटली बॉयकॉट कर दो और पैसिव रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करो, यानी कि उनके बनाए हुए स्कूलों में अपने बच्चों को मत भेजो, उनकी दी गई नौकरियों में अपने लोगों को मत भेजो, है ना। पैसिवली आप रेजिस्ट करो ब्रिटिशर्स को जितना भी हो सकता है उतना। एंड स्वराज की बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक एंड ही सेड दैट स्वराज उनको मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो इनका जो एक मेथड था वो एक एग्रेसिव मेथड था, अनलाइक द मॉडरेट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में यकीन रखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टोरी थोड़ी सी अलग हो जाती है लीडरशिप के मामले में। ठीक है, एज यू कैन सी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल।
क्लियर? तो एक्सट्रीमिस्ट का व्यू का आइडिया आपको लगा कि क्या एक्सट्रीमिस्ट व्यू था? अब एक क्विक कंपैरिजन करते हैं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, क्योंकि ये यूनिट थोड़ा लंबा है तो डेफिनेटली वी विल नीड अ बिट मोर टाइम। पर जब हम फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस की बात करते हैं तो जब कांग्रेस बनी उसका अर्ली फेज और लेटर फेज और उनके लीडर्स के बारे में हमें मालूम होना जरूरी है। तो अब मॉडरेट्स की अप्रोच कैसी थी? पीसफुल अप्रोच थी, ठीक है, शांतिपूर्वक वो अपना काम कर रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट अग्रेसिव थे। अग्रेसिव यानी इनमें आक्रोश था, गुस्सा था, और ये नहीं चाहते थे कि आप इतना प्यार से और इतना बस आराम से ब्रिटिशर्स को मनाते रहे, और क्योंकि उनका मानना था कि इससे कुछ खास फायदा हो नहीं रहा है इंडियंस को, है ना। इंडियंस को अगर स्वराज चाहिए, अपने अधिकार चाहिए, तो फिर लड़ना पड़ेगा, तो इसलिए उनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। क्या एम था मॉडरेट्स का? मॉडरेट लीडर्स को सिर्फ बदलाव चाहिए थे, यानी जो सिस्टम चल रहा है उसमें रिफॉर्म्स लाओ, बदलाव लाओ, इंडियंस को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दो। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का जो एम था, जो इनका गोल था, वो था स्वराज का, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट इंडिपेंडेंस चाहते थे, आजादी चाहते थे, स्वराज चाहते थे, बेसिकली कि हम अपने आप को खुद से रूल करें, हम अपने लिए खुद जो है वो एक तरह से कानून बनाए। Am I clear? मेथड्स में यहाँ पर था पेटिशन, यहाँ पर जो मेथड्स का यूज हुआ वो था बॉयकॉट और स्वदेशी। देन लीडर्स नारोजी, गोखले, यहाँ पर लाल पाल बाल का एक ट्रायो, ठीक है। तो यहाँ पर जो लीडर एक दो ही लीडर हैं, यहाँ पर आप 3 लिख लीजिएगा। सो दिस वाज अ क्विक कंपैरिजन बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स। अब चलते हैं गांधीज रोल इन इंडिपेंडेंस की तरफ। समझ लेते हैं कि गांधी जी का क्या रोल था, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स तो इंडिया में जब आए थे दे केम एज ट्रेडर्स, ठीक है, ट्रेडर बन के आए, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करी। ट्रेड करने के साथ साथ उन्हें ये चीज रियलाइज हुई कि भाई भारत में तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने धीरे धीरे जो चीज बंगाल से शुरू हुई, जो एक गवर्नेंस में हिस्सा लेने की, वो चीज धीरे धीरे स्प्रेड होती चली गई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाया गया, डिवाइड एंड रूल किया गया, एंड धीरे धीरे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एरियाज जो है इंडिया के ब्रिटिशर्स के अंडर आने लगे, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं आप कह सकते हो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का भी इम्पैक्ट था, जहां पर फ्रांस भी लगा हुआ था ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने में, और ब्रिटेन भी। तो इंडिया एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक सोने की चिड़िया थी इंडिया, तो वो सोने की चिड़िया लग गई थी ब्रिटिशर्स के हाथ। अब जब इंडियंस को ये चीज का रियलाइजेशन हुआ तो उन्होंने 1857 में सबसे पहला रिवोल्ट करा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और इस रिवोल्ट को बहुत आसानी से ब्रिटिशर्स ने दबा दिया। पर उन्होंने एक सीख ले ली कि इंडियंस को यूनाइट नहीं होने देना, क्योंकि अगर इंडियंस यूनाइट हो गए तो मुश्किल हो जाएगी ब्रिटिशर्स के लिए काफी ज्यादा। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन के अंडर रूलरशिप, इंडिया की आप कह सकते हैं कि इंडिया को संभालने का काम जो है वो ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंडर ले लिया। उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई, कांग्रेस को बनाया गया। फिर कांग्रेस की जब फॉर्मेशन हुई तो दो फैक्शंस, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, उनका एक फेज आया। अब तब तक भी इंडिया को उसका जो एक फ्रीडम स्ट्रगल जो था उसमें एक अपलिफ्ट नहीं मिल रहा था। ऑल दो जो हमारे लीडर्स थे, जैसे कि दादा भाई नारोजी या बाल गंगाधर तिलक, दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट कि इंडिया को जो है स्वराज दिया जा सके, या इंडिया को कुछ हद तक उनके अधिकार दिए जा सके, क्योंकि अब तक हर एक भारतीय को ये चीज समझ में आ चुकी थी कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और इंडियंस के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। तो उसके बाद अब जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में जो दौर आता है वो आता है गांधी जी का। सो लेट अस अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट गांधीज रोल इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में आए 1915 में। तो गांधी जी की एंट्री इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कौन से सन में हुई है? 1915 में, ठीक है। और गांधी जी ने ये सत्याग्रह का जो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस है, इस मेथड को डेवलप किया था साउथ अफ्रीका में। इसकी भी एक पूरी कहानी है, बट फिलहाल हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पॉइंटर्स को आज के इस लेक्चर में समझने वाले हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसकी भी हिस्ट्री देखें, व्हेन महात्मा गांधी वाज इन साउथ अफ्रीका, तो एक टॉलस्टॉय फार्म है जहां पर वो काफी ज्यादा इंस्पायर हुए। देन उनकी पूरी की पूरी एक डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुई,
ठीक है, जहां पर उन्होंने सत्याग्रह के मेथड को यूज किया और वो मेथड सक्सेसफुल भी रहा। तो आप इतना समझो कि जो सत्याग्रह का जो मेथड गांधी जी ने डेवलप किया वो डेवलप किया था साउथ अफ्रीका में। एंड उन्होंने शुरुआती दौर में गोपाल कृष्ण गोखले की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले से उन्होंने इंडिया के बारे में सुना, ठीक है, इंडिया की कंडीशंस के बारे में जाना और इंडिया के लिए एक पर्सपेक्टिव अपना डेवलप किया, ठीक है ना। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले के अंडर जो है इस चीज को जाना कि इंडिया में क्या सिचुएशन चल रही है आजकल, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, कैसी नीतियों का जो है वो कैसी नीतियां वो यूज कर रहे हैं बेसिकली इंडियंस के लिए, ठीक है। तो जब गांधी जी इंडिया में आए, उन्होंने 1-2 साल इंडिया को घूमा, उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के साथ रह करके उन्होंने जाना कि इंडिया की कंडीशंस क्या हैं। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे लोकल लेवल पर अपना सत्याग्रह लॉन्च किया। सबसे पहला जो गांधी जी ने जो मूवमेंट किया था वो था चंपारण सत्याग्रह इन बिहार 1917 में, और ये था इंडिगो फार्मर्स इशू पर। तो क्या था, टैक्सेस का जो सिस्टम था वो कि भाई बहुत ज्यादा टैक्स जो है वो फार्मर से लिया जा रहा था। एंड गांधी जी ने चंपारण में एक सत्याग्रह लॉन्च किया था एंड चंपारण सत्याग्रह 1917 का दिस वाज अ सक्सेस, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो है वो जो टैक्स था उसको कम करने पर राजी हो गए थे, क्योंकि बेसिकली जो उस वक्त का जो साल था वो बेसिकली एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव नहीं रहा और फार्मर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी वो टैक्सेस पे करने में। इसलिए गांधी जी ने चंपारण में एक सत्याग्रह को आयोजित किया और वो कामयाब भी हुआ। उसके बाद अगले साल उन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को लॉन्च किया, लेबर राइट्स के लिए इन्होंने आवाज उठाई और ये भी सक्सेसफुल रहा। सो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ऑफ 1918 वाज आल्सो अ सक्सेस। आफ्टर दैट उन्होंने सेम ईयर में खेड़ा, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च किया एंड वहां पर भी जो पीजेंट्स हैं उनको टैक्स से निजात दिलवाई, ठीक है, टैक्स रिलीफ दिया। तो बेसिकली धीरे धीरे अब गांधी जी ने लोगों के ट्रस्ट को जीतना शुरू कर दिया और ये जो गांधी जी का मेथड था सत्याग्रह का ये भी काफी ज्यादा प्रोडक्टिव नजर आने लगा, ठीक है। लोगों को उनका एक मास लीडर मिल गया था और लोगों को लगा कि एक लीडर हमारे बीच अब शायद ऐसा है जो सभी लोगों को यूनाइट कर सकता है। एंड लोगों ने भी इस चीज को रियलाइज किया कि जब हम एक साथ मिलकर के आवाज उठाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो सरकार है उस वक्त की, स्पेशली द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको बात को सुनना पड़ता है और उस पर अग्री भी करना पड़ता है। सो दिस मूवमेंट एस्टैब्लिश्ड गांधी एज अ मास लीडर। क्लियर हुई इतनी चीज? अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहला जो मूवमेंट हमें पढ़ना है दैट इज आर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जस्ट अ सेकेंड, ओके, हाँ, सो वी हैव टू स्टडी अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यहां पर अभी तक आपने क्रोनोलॉजी को समझा, ठीक है। महात्मा गांधी इंडिया है 1915, 1-2 साल इंडिया को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को देखा एंड देन कुछ अर्ली मूवमेंट जो उन्होंने स्टार्ट किए वो थे चंपारण में, अहमदाबाद में और खेड़ा में, ठीक है। उसके बाद गांधी जी का जब जस्ट अ सेकेंड, यस, गांधी जी को जब ये चीज रियलाइज हो गई कि भाई लोगों में यूनिटी में बहुत ज्यादा ताकत है और लोगों को भी गांधी जी पर ट्रस्ट हो गया, उसके बाद गांधी जी ने लॉन्च किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द ईयर 1920। 2 साल ये मूवमेंट चला, उसके बाद इस मूवमेंट को रोकना पड़ा ड्यू टू सर्टेन रीजन, डिस्कस करेंगे उसको क्या वजह थी। पर सबसे पहले 1920 में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने लॉन्च किया था। ट्रिगरिंग कॉज क्या थी इसकी, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड खिलाफत इशू। अब क्या है ये जलियांवाला बाग मैसेकर? आई होप वी ऑल आर अवेयर समवॉट कि क्या हुआ था, बट स्टिल वी विल हैव अ लुक एट द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरुआत जो उसकी हुई वो जलियांवाला बाग का जो एक मैसेकर था वो एक बहुत ट्रिगरिंग और एक बहुत बड़ा रीजन बना। क्या हुआ था कि 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट।
रॉलेट एक्ट क्या था? ये ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया एक एक्ट था जिसमें बिना किसी वारंट के किसी भी सस्पिशियस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता था। ठीक है, तो लोगों को ये जो एक्ट था, जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, ये लोगों को पसंद नहीं आई और रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी घोषित कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रिटिशर्स को जो लगे वो उसको गिरफ्तार कर सकता था बिना किसी वारंट के, बिना कोई रीजन दिए। ठीक है ना, तो ये चीज जो थी, ये जो रॉलेट एक्ट था, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 में लोग इस जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। ठीक है, इकट्ठा हुए और पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वो दिन था बैसाखी का, जब लोग त्योहार मनाते हैं। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने ये एक तरह से कह सकते हो इस चीज की घोषणा कर रखी थी, या लोगों के नॉलेज में ये चीज नहीं थी, बट ब्रिटिशर्स ने बोला हुआ था कि भाई उनके अकॉर्डिंग एज पर कि कोई भी एसोसिएशन में नहीं तो कह सकते कि लोग इकट्ठा नहीं होने चाहिए, इकट्ठा होने पर रोक थी। अब अमृतसर में लोगों को इस चीज की अवेयरनेस नहीं थी और ना ही ब्रिटिशर्स द्वारा इस चीज के कोई पोस्टर्स लगाए गए, ना ही कोई पैम्फलेट्स बनाए गए कि लोगों को ये चीज के बारे में मालूम होता कि आज के दिन इकट्ठा नहीं होना, या फिर सरकार ने रोक लगा रखी है। तो हुआ क्या, 13 अप्रैल को लोग प्रोटेस्ट करने के लिए भी जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए और ये एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था। लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। ब्रिटिश ऑफिसर रेगनाल्ड डायर, ठीक है, इन्होंने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि आप जा करके उन पर फायर करना स्टार्ट कर दो, कि आप जाओ और सीधा गोलियों की बरसात आप लोगों पर कर दो। जो लोग वहां पर पीसफुली रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर सीधे से आगे फायरिंग होने शुरू हो गई एंड अराउंड 1000 पीपल वर किल्ड। 1000 लोगों की मौत हो गई थी तुरंत। ठीक है, हालांकि जो ऑफिशियल नंबर है वो कम है, बट जो एक अज्यूम्ड नंबर है वो अराउंड 1000 पीपल है, विच इज अ वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, अब फीचर्स क्या थे कि भाई जलियांवाला बाग में अगर लोग इकट्ठे थे तो लोगों को कोई वार्निंग नहीं दी गई कि आप यहाँ से जगह खाली कर दो, सरकार ने कहा है। कोई वार्निंग लोगों को नहीं मिली, सीधा उन पर आकर गोलियां बरसने लग गई। ठीक है, और इस जलियांवाला बाग की एक नैरो सी एग्जिट थी, आप देख सकते हो यहाँ पर एक पतली सी एग्जिट थी, तो लोग भी कहीं ना कहीं इस बाग के अंदर फंस गए थे एंड दे लॉस्ट देयर लाइफ। और 10 मिनट के लिए कंटिन्यूअसली फायरिंग हुई, लगातार गोलियों की बरसात की गई ब्रिटिश सरकार द्वारा, स्पेशली दिस रेगनल डायर, जिन्होंने ऑर्डर दिया था ट्रूप्स को क्या फायरिंग करना स्टार्ट कर दे। तो ये जो एक जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट था, ये बहुत बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट बना था, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा, पूरे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा आक्रोश बढ़ गया था। और ये एक वजह बनी गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने की। इज इट क्लियर? जलियांवाला बाग में स्केयर। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड रीजन था वो था खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट देखो, 1919 में जब एक तरफ 13 अप्रैल के टाइम जलियांवाला बाग में स्केयर हुआ, तो उसी दौरान 1919 में एक और चीज डेवलप हो रही थी और वो थी खिलाफत मूवमेंट। क्या था ये खिलाफत मूवमेंट? देखो, इंडियन मुस्लिम्स ने इस मूवमेंट को लॉन्च किया था ताकि ऑटोमन एम्पायर के जो खालिफ हैं, जो इस्लामिक लीडर कंसीडर किए जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये चीज का फैसला हुआ कि जो ऑटोमन यानी जो टर्किश एम्पायर, अब तो आप उसको कह सकते हो टर्किश एम्पायर, बट ऑटोमन उस टाइम पर बड़ा इलाका था और उसके जो खालिफ थे उसको इस्लामिक लीडर कंसीडर किया जाता था। तो वो जो खलीफा थे उनको गद्दी से हटाया जाने की मांग हुई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। तो अब इंडियन मुस्लिम्स को इस चीज की रिजेंटमेंट थी और उन्होंने इस चीज के लिए खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया था ताकि वो अपने खलीफा को प्रोटेक्ट कर सके और ब्रिटिशर्स के सामने इस चीज की डिमांड रख सके। लीडर्स कौन कौन थे खिलाफत मूवमेंट के? मोहम्मद अली, जौहर और शौकत अली। अब इसमें गांधी जी ने क्या रोल प्ले करा? गांधी जी को इस खिलाफत मूवमेंट में एक मौका नजर आया जहां पर हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट किया जा सकता है एक साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि खलीफा को गद्दी से हटाने वाले ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है ना, तो इसीलिए इंडिया में भी मुस्लिम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे और गांधी जी को इसमें एक मौका नजर आया जहां पर वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट कर सकते हैं। तो गांधी जी ने यह फैसला लिया कि हम खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ मर्ज कर देंगे,
हम मिला देंगे और इंडियन मुस्लिम्स एंड इंडियन हिंदूज एक साथ मिल करके क्या करेंगे, इस प्रोटेस्ट को आगे लेकर के जाएंगे एंड वी विल क्रिएट सच बिग इम्पैक्ट ऑन द ब्रिटिशर्स। क्या इम्पैक्ट रहा इस चीज का? भाई इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्ट्रांग हो गई, टेम्पररी फेज के लिए ही सही, बट इट वॉज देयर। और मास पार्टीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट हर वर्ग के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट बना। तो ये दो रीजन जो थे, जलियांवाला बाग मैस्कर एंड खिलाफत मूवमेंट, ये दो रीजन ऐसे हैं जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है स्टार्ट दी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऑब्जेक्ट था कि हम ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करेंगे, सिंपल। सभी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस और गुड्स को बॉयकॉट करने का प्रस्ताव रखा गया और ये ऑब्जेक्ट था कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को हम पूरी तरह से बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स, हर चीज को बॉयकॉट किया गया। लोगों ने अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिया और स्वदेशी और खादी का प्रमोशन हुआ, यानी कि हम स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, खादी का इस्तेमाल करेंगे। पर इस मूवमेंट को एंड करना पड़ा जब ये मूवमेंट बहुत ही हिंसाकारी हो गया, यानी वॉयलेंट टर्न ली इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने। नाउ यू ऑल नो दैट गांधी जी का जो पूरा एक फ्रीडम स्ट्रगल था वो अहिंसा के प्रिंसिपल पर, अहिंसा के सिद्धांत पर बेस्ड था। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अच्छा चल रहा था, पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से गांधी जी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैंसिल कर दिया या फिर इसको विड्रॉ करने की घोषणा कर दी। और ये इंसिडेंट था चौरी चौरा इंसिडेंट। अब क्या था ये चौरी चौरा इंसिडेंट, चलो समझते हैं। चौरी चौरा इंसिडेंट 5 फरवरी 1922 में हुआ, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा थे और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट चल रहा था स्टिल, तो वो लोगों ने पुलिस के अगेंस्ट दे क्लैश। ठीक है, पुलिस के साथ प्रोटेस्टर्स क्लैश हो गए और एक जो कुछ लोगों का ग्रुप था जिसे हम मॉब कहते हैं, ठीक है, वो गुस्से से भरे लोगों के ग्रुप ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और उसमें 22 पुलिसमैन की जान चली गई। तो 22 पुलिसमैन लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस चौरी चौरा इंसिडेंट। और गांधी जी को इस चीज मतलब ये चीज सुनते ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सडनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोकने की घोषणा कर दी, क्योंकि गांधी जी का एक सिंपल सा सिद्धांत था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, प्रोटेस्ट होगा, सत्याग्रह होगा तो वो शांति के बेसिस पर होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। एंड ये जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोका गया तो यही इसी चीज की वजह से गांधी जी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। कुछ लीडर्स ने बोला कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कंटिन्यू किया जाता तो शायद इंडिया बहुत पहले आजाद हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इस एक इंसिडेंट ने, चौरी चौरा इंसिडेंट ने क्या कर दिया, इस मूवमेंट को रोकने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारी जो राष्ट्रवाद की जो स्ट्रैटेजीज थी उसमें भी थोड़ा थोड़ा शिफ्ट आया। तो आई होप आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और इससे रिलेटेड जो इवेंट्स है वो समझ में आ गए होंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या मेथड्स यूज हुए थे? भाई ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करो, ब्रिटिश स्कूल्स को बॉयकॉट करो, उनके कोर्ट्स, कॉलेजेस, सब उनकी दी हुई जॉब, सब चीज को आप बॉयकॉट करो और पूरी तरह से नॉन कोऑपरेशन करो ब्रिटिशर्स के साथ। ये था उनका मेथड एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एम आई क्लियर? और अब यहाँ पर एक फ्लो है, ठीक है, इस फ्लो को आप देख लीजिए तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इज जलियांवाला बाग मैस्कर। इसने लोगों में गुस्सा ट्रिगर किया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई। ठीक है, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में हिंदूज और मुस्लिम्स जो थे वो साथ आ गए थे और एक कम्युनल यूनिटी हमें देखने को मिली। फिर चौरी चौरा इंसिडेंट ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करवाया क्योंकि यहाँ पर 22 पुलिसमैन अपनी जान गंवा बैठे थे, क्योंकि एक एंग्री मॉब ने, जब वो पुलिस के साथ उनका क्लैश हो गया तो पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी थी। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के? सबसे पहला मास अवेकनिंग, यानी लोगों को ये चीज समझ में आई कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, अगर हम प्रोटेस्ट करने पर आए तो हम कितनी अच्छी तरह से ब्रिटिशर्स को अपोज कर सकते हैं।
राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, जन्म तो नहीं बेसिकली, पर राष्ट्रवाद को एक बूस्ट मिला, ठीक है, जब लोग सारे एक साथ आए। और कांग्रेस, अब जहां पर पहले कांग्रेस एक एलीट ऑर्गेनाइजेशन थी, सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोग ही कांग्रेस का पार्ट थे, अब वो कांग्रेस एक मास ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी, यानी लोग, अब सभी लोग एक साथ आ रहे थे और अपने फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा ले रहे थे। सो आई होप आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या रीजंस थे, क्या इवेंट्स थे जिन्होंने मूवमेंट को ट्रिगर किया था। अब इसके बाद हमें पढ़ना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉलोड बाय क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इस वाले मूवमेंट को हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बिकॉज फॉर नाउ द टाइम ऑफ द क्लास इज ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट ओवर। तो आज के इस लेक्चर में हम यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं। अब हमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो मूवमेंट है उसमें अब जो हमें फोकस करना है वो है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद वी विल बी स्टडिंग अबाउट सर्टेन इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज। इज इट क्लियर? So for now, the lecture is over from my side. In the upcoming lecture, we will be studying about the civil disobedience movement of 1930. So thank you everyone. All the best.